नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, चर्चा तो आज हम करेंगे बिहार की मुसलमान पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, कल से जब आरजेडी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की, अशफाक करीम का टिकट काट दिया, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो रोष दिखाई पड़ रहा है, गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, चाहे आप किसी सोशल मीडिया के हैंडल पर जाए। लेकिन मुसलमानों की चर्चा करें या यूं कहें कि आरजेडी ने क्या यह समझ लिया है कि मुसलमानों की मजबूरी है मुझे वोट देना। लेकिन इस चर्चा के पहले आज विधानसभा के भीतर के कुछ दृश्यों को देखा जाना आवश्यक है और उन पर भी चर्चा आवश्यक है। देखिए, आज राजद के दो उम्मीदवार मनोज झा और संजय यादव का नामांकन था। देखिए, दोनों तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हैं। जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि लालू युग खत्म हो चुका है, लेकिन आज नामांकन दाखिल कराने स्वयं लालू यादव भी गए। देखिए, मनोज झा तो दोबारा जा रहे थे, संजय यादव पहली बार जा रहे थे। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार, तेजस्वी यादव के आप सचिव, जो भी कहे, तो यह माना जा रहा है कि लालू यादव को इसलिए ले जाया गया विधानसभा के भीतर नामांकन के वक्त, ताकि यह बात दुनिया को मालूम हो कि फैसले पर सिर्फ तेजस्वी यादव की मुहर नहीं है, लालू यादव की भी मुहर है। दूसरी बात, गजब का संयोग देखिए, और मैं मानता हूं यह संयोग भर नहीं है कि जब लालू यादव विधानसभा के भीतर प्रवेश करने को पोर्टिको में थे, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकल रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका मूवमेंट कब कैसे होगा, कितने बजे कितने सेकंड पर होगा, और पोर्टिको में दोनों की मुलाकात होती है, बड़े भाई छोटे भाई की। लालू यादव सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, नीतीश कुमार सीढ़ियां उतर रहे होते हैं। नीतीश कुमार प्रणाम करते हुए, लालू यादव ने भी प्रणाम किया। नीतीश कुमार लालू यादव की ओर बढ़ जाते हैं और नीतीश कुमार लालू यादव की बाहों को पकड़ लेते हैं। पीछे तेजस्वी यादव भी खड़े हैं, लालू यादव जिंदाबाद का नारा भी लग रहा है। तो इसके बाद नीतीश कुमार चले जाते हैं। लेकिन इस मुलाकात को मैं महज संयोग मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का मूवमेंट होता है। और देखिए, आज तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह दिखे। बीजेपी के नंदकिशोर यादव जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव ने पैर छुआ, संदेशा दिया। नंदकिशोर यादव है, तेजस्वी भी यादव है, बड़े हैं नंदकिशोर यादव। और देखिए, बीमा भारती, जेडीयू की नाराज विधायक, जिनके पति और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आज सभी के सामने बीमा भारती ने फिर संदेशा दिया कि मैं लालू यादव के करीब हूं। लालू यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया बीमा भारती ने। यह काम वह सभी के सामने नहीं भी कर सकती थी, लेकिन यह भी संकेतक है। अजीत जी, मुसलमान पॉलिटिक्स पर आने के पहले संक्षिप्त में इसकी भी चर्चा कर ले। जो हमने कहा कि नीतीश और लालू की मुलाकात महज एक संयोग नहीं है, दोनों का एक ही समय में विधानसभा के भीतर प्रवेश करना और उनका विधानसभा के बाहर आना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो पहले तो ये समझना चाहिए कि अभी चुनाव का समय है, 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं लोकसभा के 2 महीने जी। में। तो हम्म। उसके पहले अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट राजनीति में होता है, कोई इधर हम्म। जाता है, कोई उधर जाता है। ये तमाम उछल-कूद उस समय हो रही होती है। जो आपने कहा बीमा भारती ने पैर छुआ, तो उन्होंने एक मैसेज दिया और वो बहुत साफ है कि जिस तरह का पंगा उन्होंने ले लिया है सरकार के साथ और अपनी पार्टी के साथ, जनता दल यू के साथ, तो वहाँ गुंजाइश नहीं है, तो वो जी। आरजेडी की तरफ जा सकती हैं। हम्म। इसी तरह से तेजस्वी यादव ने पैर छुआ नंदकिशोर यादव का, तो वो एक मैसेज है कि वो नंदकिशोर यादव उस पीढ़ी के नेता हैं जिस पीढ़ी के लालू यादव हैं। जी, ये दोनों बिल्कुल। साथ के नेता हैं और हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इनका दौर खत्म हो रहा है। हम्म। लालू यादव की भी राजनीति का युग खत्म हो रहा है, नंदकिशोर यादव का भी युग खत्म हो रहा है। जी। तो जाते हुए व्यक्ति को, जाते हुए अपनी उस पीढ़ी के, अपने एक जाते हुए बुजुर्ग को, अपने जाते हुए पुरखे को पैर छूना, उसका आशीर्वाद लेना एक आती हुई पीढ़ी का, जिसको आगे सत्ता संभालनी है, राजनीति संभालनी है, राजनीति की विरासत संभालनी है। तो ये एक जी। मैसेज जो है तेजस्वी यादव ने दिया, पूरे समाज को दिया उन्होंने।
और एक अच्छा अच्छा व्यक्ति होने की जो उनके बारे में एक धारणा बनी है, उसको और मजबूत किया उन्होंने। हम्म। तो ये तो दो जो ये सेपरेट अलग अलग घटनाएं थी। बड़ी घटना ये थी कि एन उसी समय मुख्यमंत्री निकल के बाहर आ गए जब लालू यादव आ रहे थे। आ रहे देखिए, थे। आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री को जाना होता है तो वो रूट क्लियर होता है, वो चीजें पोर्टिको से गाड़ियां हटाई जाती हैं, लोगों को हटा दिया जाता है, फिर मुख्यमंत्री निकलता है। तो जी। इसका मतलब कि नीतीश कुमार जानबूझ करके आए, लालू यादव जानबूझ करके नहीं आए। लालू यादव तो अपने काम से आए, हम्म। मैसेज लालू यादव को नहीं देना था, मैसेज अभी नीतीश कुमार को देना था, क्योंकि जी। लालू यादव तो सहज स्वभाव से आग रहे थे, अपना जा रहे थे वो नॉमिनेशन के लिए। हम्म। मुख्यमंत्री को पता होगा कि वो आ रहे हैं, और बिल्कुल। इसलिए वो निकले। उनको एक मीडिया में एक ऑप्टिक्स क्रिएट करना था, एक तस्वीर बनवानी थी, एक वीडियो बनवानी थी, और एक मैसेज देना था। वो काम नीतीश कुमार ने दिया। आप देखिए, नीतीश कुमार इस मामले में बहुत होशियार पॉलिटिशियन है, और चीजों का, प्रतीकों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत बखूबी जानते हैं। जी। आज की जो तस्वीर बनी है, जो आपने कहा उन्होंने बाजू पकड़ी और दोनों लोग मिले, और उसका बड़ा मैसेज है, वो बहुत स्ट्रांग तस्वीर है। जी। भविष्य की संभावनाओं की तस्वीर मानिए आप उसको। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, जिस दिन नीतीश कुमार भाषण दे ये माफ करिएगा तेजस्वी भाषण दे रहे थे, वो तमाम चीजों के बावजूद अपने को जब वो राम और दशरथ बता रहे थे, तो वो यही मैसेज दे रहे थे कि हम लोगों में कोई ऐसी दूरी नहीं बनी है कि फिर आगे मुलाकात, आगे हमारा संयोग गठबंधन नहीं हो सके। हाँ, नहीं एक बहुत अजीत जी, आपने तो बिल्कुल साफ साफ कहा जब तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी की ये गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे, तो आपने ही पॉलिटिकल टिप्पणी की थी, क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव की यह गारंटी है कि वे फिर से गले नहीं लगाएंगे लालू यादव को? बिल्कुल, तो बल्कि आज हमने तो तो आंखों आंखों में बातें हो गई, हो गई, आंखों आंखों में बातें हो गई। ठीक है ना? आंखों आंखों में बातें हो गई, दोनों लोगों को एक भरोसा भी इधर भी हो गया। और जो सबसे बड़ा मैसेज आज के उस घटनाक्रम का डिलीवर हुआ है, वो बीजेपी को हुआ है। जी। बीजेपी बीजेपी फॉर गारंटेड नहीं ले सकती है नीतीश कुमार को, हम्म। कि अब वो आ गए हैं और हमारी कृपा पर निर्भर हैं, तो हम जैसे चाहेंगे वैसा ट्रीट कर लेंगे। हम्म। ये अब बीजेपी को समझ लेना होगा कि नीतीश कुमार ने एक मैसेज उनको डिलीवर कर दिया। जी। नीतीश कुमार को अगर आप बहुत दबाने की कोशिश करेंगे, हम्म। बहुत दबाने की, बहुत इल ट्रीट करेंगे, तो क्या करेंगे वो? भाई, जी। उनके सामने ये ऑप्शन तो हमेशा खुला हुआ है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवा दे। बिल्कुल। ये ऑप्शन तो कोई नहीं छीन सकता है ना। अपने जी। लिए मुख्यमंत्री बनना उनको हो सकता है कि आगे मुश्किल हो, जी। लेकिन तेजस्वी को तो जब बनाना चाहे तब उनका स्वागत होगा। हम्म। उनके लिए लाल कालीन बिछा करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता उनका स्वागत करेंगे, अगर वो आए तेजस्वी को बिल्कुल। मुख्यमंत्री बना दे। तो ये बिल्कुल। आज उन्होंने बीजेपी को एक मैसेज डिलीवर कर दिया, लालू यादव के साथ मिलकर के। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कोई संयोग नहीं था, ये एकदम प्लान्ड मूव था नीतीश कुमार का। वो गए, उन्होंने लालू यादव को कह दिया कि, मैसेज दे दिया आंखों आंखों में कि कोई कड़वाहट रखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को भी मैसेज दे दिया कि देखिए, हमारे हम ऐसी स्थिति में है, जो एक तत्व होता है ना, जो हम लोग एक बायोलॉजी में पढ़ते थे, उभयनिष्ठ होने का। तो जो जी। उभयनिष्ठ होने की जो चीज है, वो नीतीश कुमार के साथ है। और वो उन्होंने वो मैसेज भी दे दिया बीजेपी को भी, आरजेडी को भी। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव हो गया आज का। अभी इसी विधानसभा में उन्होंने विश्वास मत लिया है 3 दिन पहले, हम्म। इसी विधानसभा में 3 दिन के बाद ही। इतनी जल्दी नहीं होता है, आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं चीजें होती हैं, और कड़वाहट रहती है शुरुआत के दिनों में। लेकिन हम जी। देख रहे हैं कि पहले दिन से कड़वाहट नहीं है। हम्म। न तेजस्वी के भाषण में कड़वाहट कड़वाहट दिखी, न आज नीतीश कुमार के आचरण में दिखी, न लालू यादव के आचरण में दिखी। तो कोई कड़वाहट नहीं है, कोई कटुता नहीं है राजनीति में। जो हुआ, अब कोई कटुता नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। तो ये बीजेपी समझ ले। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, विभागों की में कामकाज होने हैं, लोकसभा की टिकटों का बंटवारा होना है, सीटों की अदला बदली होनी है। तो बीजेपी सोच समझ करके करे, नीतीश कुमार को फॉर गारंटेड न ले। ये आज विधानसभा की सीढ़ियों पर नीतीश कुमार ने एक मैसेज डिलीवर कर दिया। चलिए, तो आंखों में क्या बात हुई, यह बात तो समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुसलमान पॉलिटिक्स की। देखिए, संजय यादव और मनोज झा को टिकट मिला, टिकट कटा किसका? अशफाक करीम का। देखिए, अशफाक करीम कह लीजिए मिट्टी के मूरत थे। वे नेता नहीं थे, एक व्यवसायी हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज के संचालक हैं, लेकिन एक प्रतीकात्मक नुमाइंदगी थी। और कहा यह जा रहा था कि यदि अशफाक करीम का टिकट कटता है, देखिए अशफाक करीम को 2018 में जब लालू यादव ने भेजा था, तो तमाम तरीके की चर्चाएं हुई थी, माल जाल। आपको वह घटनाक्रम भी याद होगा जब अशफाक करीम के घर पर मनु महाराज पटना के एसएसपी ने रेड डाली थी और करोड़ों रुपए जब्त किए गए थे। खैर, तो अशफाक करीम का टिकट कटेगा, लेकिन किसी और मुसलमान को नहीं मिलेगा, यह लोग नहीं सोच रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने
अपनी उपयोगिता को देखते हुए संजय यादव को भेजा है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। संजय यादव ने बहुत मेहनत की है प्रबंधन में, कौशल में। तो मुसलमानों में इस फैसले के बाद हम नाराजगी देख रहे हैं कि भाई आप मुसलमानों को क्यों छोड़ रहे हो? क्या आपने ये मान लिया है, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मान लिया है कि मुसलमान तो बेचारे हैं, मुसलमान तो लाचार हैं, मुसलमान तो मजबूर हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना है तो हमें करेंगे ही करेंगे, चाहे हम करें ना करें। हम लोगों ने पहले भी कभी चर्चा की है कि आरजेडी के भीतर जिनका समीकरण ही मुसलमान और यादव है, वहां मुसलमान नेताओं की कमी दिखती है। देखिए, साहबुद्दीन रहे नहीं, तस्लीमुद्दीन रहे नहीं, चंपारण में मोतियुर रहमान रहे नहीं, और इनकी बराबरी में जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उनकी काफी उम्र हो गई। तो जो नाराजगी दिख रही है सोशल मीडिया के हैंडल्स पर, लोग उम्मीद कर रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, हिना साहब या कोई और भी। हिना साहब के जो समर्थक होते हैं वे थोड़े उग्र होते हैं साहबुद्दीन के मिजाज के हिसाब से। तो यह जो गुस्सा है आरजेडी, देखिए आपको यह भी याद रखना होगा कि जो नीतीश कुमार है, जो एनडीए गठबंधन में है, 2010 का विधानसभा चुनाव, 2010 के विधानसभा चुनाव में जब अपार बहुमत प्राप्त हुआ था एनडीए को, तो वह बहुमत मुसलमानों के मत से भी मिला था। मुसलमान चले गए थे, बीजेपी में नीतीश कुमार थे, तब भी जेडीयू के उम्मीदवारों को मत दिया था। तो मुसलमानों की नाराजगी को कितना झेल पाएंगे तेजस्वी यादव, यह समझने की बात है। और देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य माले के महासचिव, जो राज्यसभा की 6ठी सीट थी, उस पर दावेदारी माले की थी, यह बात तो साफ साफ प्रकट हो गई। और दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देखिए, हम चाहते थे, वे अपने बारे में नहीं बोले, माले चाहता था कि हम राज्यसभा में जाएं, विधान परिषद में जाएं, लेकिन कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आ जाता है, कभी लालू यादव का फोन आ जाता है, तो इस बार के लिए हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है, इस बार के लिए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कटिहार सीट माले मांग रहा है। कटिहार सीट पर देखिए तारिक अनवर की दावेदारी, तो कटिहार सीट के लिए समझौता हुआ तो मुसलमानों की हिस्सेदारी, हिना साहब का क्या होगा? और यह भी ध्यान रखना होगा कि इधर के दिनों में चिराग पासवान बहुत संपर्क में है हिना साहब, तो मुसलमानों को क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मजबूर मान लिया है जीत जी, और इसका फलाफल क्या निकलेगा? देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी की समस्या नहीं है ज्ञानेश्वर जी। इसको एक तो तात्कालिक मामला है, इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। इसको इसके दो आयाम, तीन आयाम बल्कि देखने की जरूरत है। पहला तो तात्कालिकता में देखें अगर हम लोग, तो जो 6 सदस्य थे राज्यसभा में, 6 सदस्य हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उसमें 2 मुसलमान थे, एक अशफाक करीम और दूसरे फैयाज अहमद, जिनको भेजा था 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने, और एक यादव का प्रतिनिधित्व था जो लालू यादव की बेटी मीसा भारती थी। बाकी 3 जो उम्मीदवार, 3 जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो अन्य जातियों से हैं। एक भूमिहार हैं अमरेंद्रधारी सिंह, और मनोज झा मैथिल ब्राह्मण हो गए, और दूसरे एक तीसरे प्रेमचंद गुप्ता है जो वैश्य समाज के हैं, अब हरियाणा के हैं वो। अब ये हरियाणा के दूसरे सदस्य हैं संजय यादव, जो राज्यसभा में जा रहे हैं। तो जो प्रतिनिधित्व तो कम हुआ है, इस 6 में जो प्रतिनिधित्व तो कम होगा अप्रैल के बाद, वो मुस्लिम का होगा। उसके एक प्रतिनिधि रह जाएंगे फैयाज अहमद, जो अशफाक करीम वाली सीट है वो चली गई संजय यादव को। तो ये जो इसका जो तात्कालिक असर है वो निश्चित रूप से नाराजगी वाला होगा, क्योंकि अगर वोट के लिहाज से भी देखें तो 14% यादव हैं और 18% के करीब मुसलमान हैं। तो जो बड़ी आबादी है, आपने उसका प्रतिनिधित्व घटा दिया, कम कर दिया उसका प्रतिनिधित्व, जबकि आपका एमवाई समीकरण है और आप उसके लीडर हैं, नेता हैं। अगर उप मुख्यमंत्री बनना है तो आपको बनना है, अगर मुख्यमंत्री बनने की नौबत आएगी तो आप बनेंगे, वहां नहीं मिलना है किसी मुसलमान को। तो उस समय आपको ध्यान रखना होता है, जब आप लीडर हैं तब आपको ये चिंता नहीं करनी होती है कि आपके समाज का क्या प्रतिनिधित्व होगा। आपके समाज को तो आप खुद ही प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना आप। नीतीश कुमार को कभी कुर्मी वोट की चिंता करने की थोड़ी जरूरत है, वो तो खुद ही कुर्मी वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तभी तो वो कोयरी प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा रहे हों या उमेश कुशवाहा हों, या जिसको भी, वो उस तरह से प्रमोट करना होता है। ये बैलेंस बनाने की बात होती है, जो आपके कोर वोट का बैलेंस बनाना होता है। इसको अत्यंत पिछड़ा वोट के लिए अब नरेंद्र मोदी को किसी और की चिंता नहीं करनी है, किसी और की जरूरत नहीं है, उनको दूसरे की जरूरत होती है। तो ये ध्यान रखना आरजेडी को अभी चाहिए था। ये तात्कालिकता में अगर हम लोग इसको देखें तो किसी तरह से ये बैलेंस बनाना चाहिए था
कि ये मैसेज नहीं जाए कि आप अनदेखी कर रहे हैं उस वर्ग की जो आपके समीकरण में आपसे ज्यादा वोट वाला वर्ग है और जी। आपके वोट से ज्यादा कमिटेड है। हम्म। देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने ये कल ही परसों चर्चा की है कि 30% से ज्यादा 35% तक वोट यादव का जाता है बीजेपी को, तभी जी बिल्कुल। बीजेपी और जेडीयू के यादव उम्मीदवार को हरा देते हैं। हम्म। लेकिन मुसलमान का वोट 110% गिरता है उस सेकुलर जो फॉर्मेशन है, जो मोर्चा है उसकी तरफ, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल होते हैं। तो हम्म। उस तरह से जो कमिटेड आपका मतदाता है, आप उसको फॉर गारंटेड ले रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि वो कहाँ जाएगा, वो हमको छोड़ तो सकता नहीं है, उसकी मजबूरी है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। जी। और ये सोच, अब इसका दूसरा आयाम देखें, ये बिहार से बाहर थोड़ा देखें तो ये पूरे देश में इस तरह की स्थिति है। जिस तरह की नाराजगी अभी वहां मुसलमान को लालू यादव के परिवार से हो रही है, उसी तरह की नाराजगी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के परिवार से भी है। सब बिल्कुल। लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं कि जो जब से उनके साथ हुआ, उनके जो मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा थे आजम खां के साथ, उनके परिवार के साथ जिस तरह की घटनाएं होती गई और पूरी समाजवादी पार्टी लगभग खामोश रही, अखिलेश यादव खामोश रहे, उसको लेकर के वहां बड़ी नाराजगी है, उस बात को लेकर के, जी। और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के भी बड़ी नाराजगी है वहां। हम्म। ये और भी जगह है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस तरह का ट्रीट करते हैं। उनका तो एक वीडियो भी लीक हुआ था कुछ समय पहले के चुनाव में कि जब वो अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में बैठ करके ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, 4 टिकट ठीक है, मुसलमान को इससे ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं है। वो हम्म। ये कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि जाएगा कहाँ, वो तो हम ही को वोट देगा अगर बीजेपी को हराना है उसको। तो ये एक धारणा पूरे अलग अलग पार्टियों, अलग अलग प्रदेश में जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली है उन सबके साथ है। वो मान रहे हैं कि वो मजबूर वोटर है, बंधुआ है, वो जा नहीं सकता है कहीं। जी अब बिल्कुल। इसका दूसरा आयाम यहीं पर आता है ज्ञानेश्वर जी, तो आपने याद दिलाया 2010 का चुनाव। यहाँ समझना चाहिए है लालू यादव को भी और तेजस्वी यादव को भी कि बिहार उस तरह की स्थिति नहीं है जैसी उत्तर प्रदेश में है। जी। उत्तर प्रदेश उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के एग्रेसिव पॉलिटिक्स को, एग्रेसिव एक चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ का, उसको काउंटर करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। मायावती अब सीन से हट गई हैं, अब उनके पास ले देकर के अखिलेश यादव बचे हैं। लेकिन बिहार में अब भी नीतीश कुमार का चेहरा है, जो जी। जो तमाम बीजेपी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स को नरम बनाता है, उसको लिबरल बनाता है, उसको उदार बनाता है। तो वो चेहरा है, और यही 2010 में इसी वजह से नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके बीजेपी में होने के बावजूद, मुसलमानों का वोट मिला था और ऐसा परफॉर्मेंस किया था, उन्होंने 116 सीटें जीती थी। जी अब बिल्कुल। फिर नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं, बल्कि दावा कर रहे हैं कि हम 200 से ऊपर सीट जीतेंगे। तो हाँ। एक तरफ नीतीश कुमार, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के ये दावा किया कि हम 200 से ज्यादा बीजे सीट जीतेंगे। नहीं, अब बीजेपी के समक्ष उन्होंने कब्रिस्तान घेराबंदी की बात की, उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, उन्होंने कहा कि जब मैं रहता हूं तो कोई दंगा नहीं होता, और दंगा होता है तो दंगाई बचते नहीं है बीजेपी के सामने। क्योंकि आपको याद होगा सासाराम और बिहार शरीफ में जो हालिया दंगे हुए हैं, उसमें बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों को साधने में कहीं चूक नहीं की। तो और ऐसे इधर समय में जी। तो ऐसे समय में जब एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है, अभी अभी भी जी। उनके चेहरे पर चुनाव होना है, और उनके सामने मुस्लिम अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, वो डरा हुआ नहीं महसूस करते हैं, उनको मजबूर नहीं होते हैं, वो उनको लगता जी। है कि नीतीश कुमार का चेहरा उनको भरोसा देता है, वो वोट देते रहते हैं। और देखिए आप, कितना नजदीकी मुकाबला हो गया था, पिछली बार किशनगंज की सीट हार गई थी जेडीयू, लेकिन कितना नजदीकी मुकाबला हो गया था, वहां भी वो जीत सकते थे। तो इसका मतलब कि वहां भी उनके मुस्लिम उम्मीदवार को मुसलमानों ने वोट दिया था, जी ये बिल्कुल। जानते हुए भी कि वो बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। हम्म। तो ये बात आरजेडी को समझनी, उस ऐसे समय में, ये ऐसा समय है जब एक अलाइनमेंट, हमने कहा कि अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है, सिर्फ लीडरशिप का नहीं हो रहा है, वोटर्स का भी हो रहा है। हम्म। वोटर्स का भी रीअलाइनमेंट होगा, एक नए तरह का समीकरण वोटर्स का भी बनेगा। और अगर आप देखिए किस तरह से, क्या क्या बीजेपी के पास इस तरह के चेहरे नहीं थे कि बड़े चेहरे और बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे की जिनको भेज देता, जो उसने धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को भेजा है। हाँ हाँ। तो ये जो, इसका मतलब कि वोटर्स के रीअलाइनमेंट की जो संभावना है, उसको बीजेपी समझ रही है। जी उसको पता है कि कौन सा नया वोटर हमको जोड़ना है, जिसके, या कौन सा वोटर हमारा है जिसको जोड़े रखना है, जिसके दम पर हम पिछली बार वाला नतीजा दोहरा सकते हैं। और बिल्कुल। इधर आरजेडी को देखिए, आरजेडी क्या कर रही है। आरजेडी का जो अपना बना हुआ समीकरण है, जिस समीकरण के दम पर उसको 28-30% वोट आ सकता है, उस समीकरण को वो उसने एक तरह से अपना जो जाने अनजाने में जो भी डिसीजन हुआ है, उससे वो कमजोर हुआ है। इस समय आप चाहिए, आप टिकट बदल सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आप टिकट बदल देते, आप ये मैसेज देते जो आप बार बार, हम लोग का जब ये आया, जब हम लोग चर्चा किए थे अक्टूबर के महीने में, जब जनजाति गणना की रिपोर्ट आई थी, और तब जी। आपको याद होगा कि कितने लोगों ने, हम लोगों के भी उसमें जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उन लोगों ने भी कहा, और
आम लोगों ने भी कहा कि जब 36% अति पिछड़ा है, तो लालू नीतीश क्यों नहीं अति पिछड़े को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? क्यों नहीं वो हाँ लोग बिल्कुल। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं अति पिछड़ा को? हम्म, हम्म, आपसे मांगा जा रहा था कि आप कब तक राज करिएगा? 33 साल से तो आप लोग राज कर रहे हैं, दो लोग, दो जातियां 33 साल से राज कर रही हैं। तो अब दीजिए दूसरे को, अति पिछड़े को दीजिए मौका। तो अति पिछड़ा का मौका मांगा जा रहा था, नहीं दिया गया। और आप मुसलमान जिसके साथ आपका समीकरण है 18% वोट का, आपने उसको भी मौका नहीं दिया। तो आपने मौका, एक तो इसी समय प्रतीकात्मक होती हैं ये चीजें, एक प्रतीकों के जरिए आपको मैसेज देना होता है, सिंबॉलिक होती हैं ये सारी चीजें। आप जी। किसी अति पिछड़ा को भेज दे और मुसलमान को भेज दे, हम्म, यादव वोट के लिए आपको कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वो जितना हम्म, आपको मिलना है उतना आपको मिलेगा ही। वो लालू यादव का नाम है, उनका उनकी उनकी बनाई राजनीति है पिछले 30-32 साल की, कि वो वोट आपको मिलेगा। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और जिस वोट की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी आप अनदेखी कर रहे हैं। जी। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष भी अगड़ी जाति के हैं। आपने हम्म, राज्यसभा में भी अभी अगड़ी जाति का भेजा और एक यादव भेजा। और आप राज्यसभा का पूरा कॉम्बिनेशन देख लीजिए, आपके 6 लोग में से एक भी अति पिछड़ा नहीं है, और मुसलमान भी आपका एक रह गया। अन्य पिछड़ी जाति, गैर यादव अन्य पिछड़ी जाति भी आपका कोई नहीं है। और वो भी मुसलमान जो रह गए नेता नहीं है, कारोबारी है, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के मालिक है। बिल्कुल, दरभंगा में उनका मेडिकल कॉलेज है, और वो मधुबनी में, मधुबनी तमाम में। मधुबनी में, और किस तरह जी। का तमाम तरह के कंसीडरेशन जो अशफाक हम्म, करीम को लेकर के थे, उन सारी बातें इनके बारे में भी आई थी। तो एक वहां भी आपने कोई जमीनी नेता अपना नहीं भेजा है जिसका आधार रहा हो, जिससे मुसलमान अपने को कनेक्ट करते हैं। तो वो भी नहीं है वहां। तो रिप्रेजेंटेशन देखिए। अच्छा, लोकसभा में आपका कोई सदस्य नहीं है, जी। जीरो है। जहां राज्यसभा से आप समीकरण साध सकते हैं, वहां आपका कोई समीकरण नहीं सधा। तो ये इसका मतलब, इसके लॉन्ग टर्म में इसका असर होगा। ये हो सकता है कि इस बार मजबूरी है, इस बार बीजेपी को हराने के लिए फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले, उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुसलमान हो सकता है वोट दे पूरी तरह से, लेकिन वो मन मार के वोट देगा। और मन जी। मार के वोट देने का मतलब है कि वो एग्रेसिव नहीं होगा, वो उदासीन हो जाएगा। दो उदासीन हो हजार जाएगा। हाँ, 2015 याद है ना जी, जी जब भूमिहार बैठ गए थे। हाँ, जब भूमिहार बैठ गए तो नुकसान किस तरीके से हुआ तो बीजेपी एनडीए का को। भुट्टा बैठ गया, बीजेपी 53 जी। 54 सीट पर आ गई। हम्म, वो तो एक बड़ी भारी, बीजेपी ने अपना कोर वोट छोड़ करके, उस समय हम्म, बीजेपी ने तो यही किया था ना कि ये यादव टिकट सबसे ज्यादा, यादव, उनको लग रहा था बीजेपी को कि हम अकेले लड़ रहे हैं तो यादव वोट तोड़ लेंगे हम, यादव बिल्कुल। वोट हमारे साथ आ जाएगा। तो वो जो पॉलिटिक्स उस समय भूपेंद्र यादव प्रभारी थे, और ये रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव उस समय मंत्री थे केंद्र में, और लालू हम्म, यादव की बेटी को हरा करके आए थे। तो ये लगता था कि हम, हुकुमदेव नारायण यादव जीते हुए थे, नित्यानंद राय, तब लग रहा था कि यादव वोट हमको मिल जाएगा। इस चक्कर में ऐसी पॉलिटिक्स की कि बीजेपी ने, कि उसका सबसे कोर वोटर था, जो उस वोटर का वो एक तरह से मोटिवेटर था उनका, उसके वोट में वो घर बैठ गया, उदासीन हो गया। वोट उसने दूसरे को नहीं दिया, लेकिन जो एग्रेसिव तरीके से कैंपेन कर सकता था, वोटिंग कर सकता था, वो नहीं किया। तो बीजेपी को नुकसान जी। हुआ। अब हम्म, वही स्थिति हो जाएगी अगर या मुसलमान एग्रेसिव होकर के वोट नहीं करता है, आपके हम्म, साथ नहीं खड़ा होता है, उदासीन रहता है, मान लीजिए कि वो दूसरे किसी को भी वोट नहीं देगा और आरजेडी को वोट नहीं दे, तब तो सीधा वोट परसेंटेज और भी कम हो जाएगा। आपका वोट परसेंटेज तो बिल्कुल। वहीं से बढ़ता है, तो वो बिल्कुल। कम हो जाएगा। तो हम्म, ये समय ऐसा होता है ना, जब ज्यादा परिपक्वता दिखाने की जरूरत है, मैच्योरिटी की जरूरत होती है। और अगर आप बहुत नहीं समझ रहे हैं राजनीति को, तो जो आपका अपोजिशन का लीडर, अपोजिशन की पार्टी है, वो कैसी पॉलिटिक्स कर रही है, उस पर खाली नजर रखिए, तब भी आपको क्लू मिल जाएगा। नहीं देखिए ना जीत जी, अब देखिए आपने तो हिना साहब को झटक दिया है, और उधर पता नहीं क्यों चिराग पासवान लगातार संपर्क में। एनडीए की क्या रणनीति है, और हिना साहब यदि मिल रहे हैं, चिराग पासवान अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान मानते हैं, तो हिना साहब से बातें और मुलाकात बगैर बीजेपी की मंजूरी के यह संभव भी नहीं दिखता है। इसका मतलब वहां भी कोई खेला है। और हिना साहब ने कह रखा है कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी। और आपने देखा ना कि गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी का प्रत्याशी सिर्फ इसलिए हार गया था क्योंकि वहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने, अब तो उनकी हत्या हो गई है अभी 2 दिन पहले, तो उस उम्मीदवार ने 10,000 से अधिक वोट काट लिए। तो चिराग पासवान हिना साहब के संपर्क में, यह बात भी नोट करने की है। हाँ, तो बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के लिए अभी इस समय कोई भी अछूत नहीं है। बीजेपी को किसी हाल में, मान लीजिए उसने तय किया हुआ है कि बिहार की 40 सीटें जीतनी है, और अगर जी। उसमें उसको लगता है कि किशनगंज की एक सीट नीतीश कुमार को देनी चाहिए ताकि वो मुसलमान लड़ाएं, और हम्म, एक सीट देनी चाहिए है चिराग पासवान को ताकि वो भी एक मुसलमान लड़ाएं, और हम्म, इससे हमको 40 सीटें मिल रही हैं, तो बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि कौन चुनाव लड़ता है चिराग पासवान के टिकट से। जी। आप देखिए, अभी सहयोगी पार्टियां, बीजेपी डायरेक्टली मान लीजिए नहीं ले सकती है,
चूंकि उसको टिकट नहीं देना है, वो उसने एक तय किया हुआ है कि एक रणनीति के तहत, ये हमको लग रहा है ऐसा कि जी 430 या 36 जितनी सीटें लड़ेगी बीजेपी, कोई मुसलमान नहीं लड़ाएगी। हाँ अभी भी देखिए उसका लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है, किसी सरकार में मुस्लिम सदस्य नहीं है, और विधानसभाओं में उसका कोई मुस्लिम नहीं है, विधायक नहीं है, विधान बिल्कुल परिषद में जरूर है लोग। हम्म, तो वो एक पब्लिक के बीच में वो एक मैसेजिंग अपना बनाना होती है बीजेपी को, तो वो बना रही है। लेकिन सहयोगी पार्टी क्या कर रही है, इससे आपत्ति नहीं होती है। अभी हम्म, देखिए अजीत पवार ने बाबा सिद्दीकी को शामिल करा लिया अपनी पार्टी में। जी हम्म, मुस्लिम चेहरा है, मुंबई की पॉलिटिक्स में जाने माने मुस्लिम चेहरे हैं, और हम्म, तमाम जो फिल्म स्टार हैं, शाहरुख खान और सलमान खान, उनके झगड़े सुलझाते हैं वो। तो आप इससे जी उनकी हैसियत का अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो सबसे बड़े सुपर सितारे हैं हिंदी फिल्मों के, उनके हाँ। झगड़े दो मुस्लिम अभिनेताओं के वो सुलझाते हैं। तो बिहार के उनको ही रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं, जी बिहार से एक बार राज्यसभा जाने की भी बातचीत उनकी चल रही थी। हाँ, तो उनको अजीत पवार ने शामिल करा लिया। तो अब बीजेपी ने कोई आपत्ति नहीं की, शामिल करा लिया। इस बार वो राज्यसभा नहीं गए, लेकिन ये जो हमारा अपना अंदाजा है कि 1 महीने के भीतर ही वो राज्यसभा में जाएंगे, अच्छा क्योंकि अजीत पवार ने जो अपनी सीट है, वो हाँ सीट पर उसने उतार दिया है प्रफुल्ल पटेल को, जबकि हाँ प्रफुल्ल पटेल का भी 4 साल का कार्यकाल बाकी है। प्रफुल्ल पटेल अभी जी 2022 में राज्यसभा में गए हैं, और हम्म, उनका कार्यकाल 2028 तक है। लेकिन हम्म, बीच में वो इस्तीफा कर रहे हैं और इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि आगे 2030 तक के लिए उनकी सीट सुरक्षित हो जाए। फिर वो जो अपनी 4 साल वाली सीट उन्होंने खाली की है, उस सीट वो पर 1 बाबा महीने के सिद्दीकी बाई इलेक्शन होगा और बाबा सिद्दीकी को वो सीट मिल सकती है। तो जी बीजेपी का ही गेम प्लान होगा। ये हम्म, बीजेपी की योजना, बीजेपी की रणनीति के साथ, चूंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में बैठ करके कोई स्ट्रेटजी नहीं बनती है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की। ये सब जी जानने वाले बताते हैं कि वहां कोई देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या कोई नेता स्ट्रेटजी नहीं बनाता है। स्ट्रेटजी दिल्ली हाँ, में बनती है, अमित शाह के यहाँ बनती है। तो अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी है, तो इसमें बीजेपी आला कमान की सहमति है। तो वैसी कोई सहमति बिहार में भी बन सकती है कि भाई चिराग पासवान बिल्कुल को एक सीट दो, और हम्म, ऐसा फिर तो जादू ही हो जाएगा। अगर चिराग पासवान वहां टिकट दे देते हैं शहाबुद्दीन की पत्नी को, फिर आप देखिएगा वो जादू हो जाएगा उस पूरे इलाके में। जी वहां तो किसी को, हमने कई बार कहा है कि अब जाति और धर्म की बात आ जाती है बाद में, पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, हमारा चेहरा है, नेता कौन सा है, सत्ता दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है। ये सबसे बड़ी बात है आज के तारीख में। सत्ता आप दिला सकते हैं, आपके पीछे खड़े हो जाएंगे लोग, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी में रहें या राष्ट्रीय जनता दल में रहें या कांग्रेस पार्टी में रहें। नहीं अजीत इसमें जी कोई एक और बात देखिए राज्यसभा चुनाव के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये तो देखिए नीतीश कुमार की रणनीति है या नीतीश कुमार की चाहत है कि वे विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग नहीं होने देना चाहते हैं, निर्विरोध ही हो जाए बिहार से। बीजेपी ने तो कल रात फंसा दिया था छठी सीट, जो तीसरी सीट महागठबंधन की है। जैसे ही संजय यादव का नाम डिक्लेयर हुआ, फिर अखिलेश सिंह का, और जिस तरीके का ऑपरेशन आरजेडी चल रहा है, तो ये बात देखिए कुछ एक्स्ट्रा वोट्स हैं एनडीए के पास। और फिर तोड़ने वाली बात भी, कल आपको जानकर हैरत होगी कि अमित शाह के करीबी माने जाने वाले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बीजेपी के ट्रेजरर स्टेट के राकेश तिवारी, उनके लिए नामांकन का दस्तावेज खरीदा जा चुका था। और जैसे ही इसकी खरीदगी हुई, छटपटाहट बढ़ी। बीजेपी वाले यह सोच लिए थे कि हम और भी क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं आरजेडी के भीतर से, और हम अपने तीसरे चौथे उम्मीदवार को चुनाव जिता लेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार, मैंने कहा ना कि वे नहीं चाहते हैं, उनका बड़प्पन है कि राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग न हो। न तो कल तो ये मसला फंस गया था। भाई तो करीब 18-19 वोट एक्स्ट्रा बच रहे हैं। जी जो एनडीए का है उसके पास 36 वोट चाहिए हाँ, जीतने के लिए, तीन तो आ गए नीतीश उधर से। कुमार के 9 वोट बच रहे हैं। जी तीन आ गए, नीलम 3 देवी अभी उधर और से आ गए हैं आरजेडी से, हाँ चिकन 4 आनंद जीतन और राम मांझी के प्रहलाद हैं। यादव। जी हाँ, और 4 जीतन राम मांझी के हैं, 9 नीतीश कुमार के वोट बच रहे हैं, जी और 4 या 5 वोट बच रहा है बीजेपी बीजेपी का। का। तो जी 21-22 वोट तो हो ही जा रहे थे इनके पास। हम्म, 21 वोट अगर निर्दलीय को जोड़ ले तो 22 हो जा रहे, तो 14 वोट का इंतजाम करना होता, हम्म, या फिर नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस के वोट में जाता चुनाव, तो सेकंड बिल्कुल प्रेफरेंस का वोट इन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता। तो हम्म, वो हो सकता था, जैसे अभी अभी बीजेपी ने फंसा दी सीट उत्तर उत्तर प्रदेश की। प्रदेश में संजय उत्तर सेठ। प्रदेश में 8वां उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिया, और वो भी समाजवादी पार्टी से आए हुए ही एक नेता संजय सेठ हैं, बड़े कारोबारी जी हैं, हम्म, रियल एस्टेट के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको संजय सेठ को टिकट दे दिया बीजेपी ने। अब 10 वोट का इंतजाम करना है उसको, 8वीं सीट जिता लेगा वो, और हम्म, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हारेगा, वहां चुनाव होगा, जी तो यही स्थिति बनेगी। तो ये हम्म, बिहार में हो सकता था। तो ये भी समीकरण का ध्यान नहीं रखने की वजह से होता है।
अगर आपने समीकरण का ध्यान रखा होता, अगर ये बीजेपी सोचती भी नहीं, अगर आपने कोई अति पिछड़ा आपका कैंडिडेट होता, इस तरह की बात सोची नहीं जाती। लेकिन चूंकि आपका कैंडिडेट आपके इक्वेशन के बाहर का है, एक ब्राह्मण बिल्कुल। कैंडिडेट है, एक यादव कैंडिडेट है, तो कुछ लोग आपको वहां से टूट सकते थे इसी नाम पर। हम्म, अच्छा, जी। राज्यसभा के चुनाव में व्हिप नहीं होता है, तो आप हम्म, ये नहीं कह सकते थे कि वो वोट दे रहे हैं दूसरे को, तो हम सदस्यता जाती नहीं है उसमें। ये होता है कि आप जान जाते हैं, चूंकि वोट दिखा के वोट करना होता है, तो आप जान हम्म, गए कि इसने हमारे हिसाब से वोट नहीं किया, लेकिन आप उस पर सदस्यता नहीं ले सकते हैं उसकी। अच्छा। तो ये ऐसा कर सकते थे लोग, ऐसा ऐसा बहुत जगह खेला होता है। तो हम्म, ये हो जाता बिहार में भी। लेकिन ये अब चलिए, ये नीतीश कुमार की एक अपनी उनकी सदास्यता है पता नहीं। कि वो नहीं चुनाव होने देना चाहते हैं, और उनकी कई चीजें नीतीश कुमार की अच्छी हैं। कई बार हम लोग कुछ बोलते हैं, लोगों को लगता है कि हम लोग नीतीश कुमार, हम बिहार से बाहर बैठे हुए हैं तो हम नीतीश कुमार के समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आज ऐसी द कोई बात। हिंदू आज द हिंदू अखबार में जी। गोपाल कृष्ण गांधी का एक लेख छपा हुआ है। गोपाल कृष्ण हम्म, गांधी ने इतनी तारीफ की है नीतीश कुमार की, हम्म, बुद्धदेव बाबू की। उन्होंने, बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी तारीफ की है। उनको भी बुद्धदेव बाबू लिखा है, और नीतीश जी। कुमार को भी नीतीश बाबू लिखा है। वो अच्छा। 2006 में थोड़े समय तक बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल थे, और एक बार हम्म, अभिभाषण पढ़ा था उन्होंने। जी। उन्होंने कितना अच्छा अभिभाषण लिखा हुआ था, कैसी हम्म, फ्लॉलेस हिंदी थी, और पढ़ के उनको कितना मजा आया। और हम्म, उन्होंने राबड़ी देवी की भी तारीफ की है कि बहुत अटेंटिवली राबड़ी देवी बैठ के सदन में, और उन्होंने पूरा भाषण सुना, और हम्म, एक इंटरप्शन नहीं हुआ। फिर नीतीश जी। बाबू ने आकर के कहा कि बिहार की हिस्ट्री में, विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब हम्म, अभिभाषण में एक बार भी इंटरप्शन नहीं हुआ है, किसी ने कोई खलल नहीं डाला है, विघ्न नहीं डाला है। ये आज बता रहे हैं, गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं, और जी। द हिंदू अखबार में उन्होंने लेख लिखा है। तो ये हम्म, नीतीश कुमार की कई ऐसी खूबियां हैं, जिसमें एक खूबी ये भी है कि आम सहमति से चुनाव हो, आम सहमति से विधानसभा का अध्यक्ष भी बने, आम सहमति से राज्यसभा के भी चुनाव हो। तो ये आम सहमति वाली पॉलिटिक्स करने की जो उनकी क्षमता है, ये आज उन्होंने दिखाया है। और यही उनकी दूसरी खूबी है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, कि मुसलमान हो, हिंदू हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, सबसे कमजोर तबका समाज का, महिलाएं हो, जी। सब जी। यकीन करती हैं उनके ऊपर। तो अब जब जब नीतीश कुमार सीन में है, उनके नाम चेहरे पर चुनाव हो रहा है, और मुसलमानों को उन्होंने मैसेज दिया है विधानसभा से खड़े होकर के, तो आरजेडी कैसे फॉर गारंटेड मान सकती है? जी। कैसे ये बात यकीन करेगी कि वो बंधुआ है, और मजबूरी में वो वोट करेगा ही करेगा आरजेडी को ही? हम्म, ये वहां इसको झटका लग सकता है। ये अगर 10-20% भी वो वोट टूटा, और 10% उदासीन हो गया, तब तो फिर भट्टा ही बैठ जाएगा। फिर तो आप जिस वोट की राजनीति करते हैं, उसी वोट में आपकी टूट हो जाएगी। जी। आपका जो यादव का वोट है, वो टूटा हुआ है विधानसभा में, सबने देखा प्रहलाद यादव को। और हम्म, वो संजय यादव से, तो संजय यादव बहुत अच्छा है, आपकी ब्रांडिंग, इमेज बनाने, इमेज मेकओवर, सब में बहुत काम आ रहे हैं। लेकिन हम्म, बिहार में वोट तो नहीं कर सकते हैं। बिहार में वोट तो वो, फिर ये मैसेज अगर कोई बनाना चाहे, अस्मिता की राजनीति जब होती है, तो कि आपके 4 में से 6 में से 2 लोग हरियाणा के हैं, तो ये जी। भी तो मैसेज बना सकता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ का ध्यान रखना, का कोर वोट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेता हमेशा यही गलती करते हैं। हम्म, हमारे यहाँ जितने हम लोग विधायक, हमारे यहाँ विधायक होते थे जोगिंदर पांडे, हम हम्म, तब से उनको देख रहे हैं। 1980 में जब वो पहली बार विधायक बने थे, 85 में पहली बार विधायक बने जी। थे निर्दलीय, तो 85 में विधायक हुए, उसके बाद उन्होंने भूमिहारों को पूछना ही बंद कर दिया। उनको हम्म, लगा कि अब भूमिहार तो देंगे ही देंगे हमको, बाकी हम्म, जो दूसरा वोट है हम साधते हैं। तो फिर वो 95 में उनके साथ खेला हो गया। वो आरजेडी के चक्कर में आरजेडी का वोट साधने लगे, और भूमिहार छोड़ दिया उनको, तो चुनाव हार गए वो। तो इस तरह का बहुत सारे नेता, आप 10 एग्जांपल आप दे सकते हैं, जब नेता, जी, जिस बिल्कुल नेता दे ने सकते हैं। वोट छोड़ा, उसका नुकसान हो गया, वो चुनाव हार गया। कोर वोट को हमेशा पकड़ के रखना है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो कभी भी हिंदुत्व के कोर वोट को नहीं छोड़ सकती है। उसको जैसे मैसेज बनवाना होता है, वैसे मैसेज बनवाती है। और एक मैसेज ये भी है कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, एक भी जी। मुसलमान को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है। आपको हम्म, याद होगा कि क्यों नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी थी गुजरात में, जब वो सद्भावना उस पर बैठे हुए थे हम्म, धरने पर। जी तो जी। एक मैसेज होता है, तो आपको कोर वोट का ध्यान रखना होता है, उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखना होता है। यहाँ वही मिस कर रहे, ये लैक कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी। और पता नहीं वो जो पॉलिटिक्स का नैक था लालू यादव का, वो कैसे कम हो गया, कमजोर पड़ गया। नहीं तो वो इस तरह की गलती नहीं होने देते, वो एकदम सामने रखते थे। आपने देखा है कि उनके साथ जो मुस्लिम नेता थे, उनकी कितनी कितनी पूछ होती थी, किसी भी यादव नेता से ज्यादा पूछ बिल्कुल उसकी उनके बिल्कुल दरबार बिल्कुल। में। तो अब हम्म, वो लैग कर रहे हैं। इस बार वो समीकरण का नुकसान हो सकता है, अगर इस तरह की पॉलिटिक्स की, कि किशनगंज और सिवान अगर चिराग पासवान के थ्रू और नीतीश कुमार के थ्रू ये एनडीए ने किया, तो ये आरजेडी के लिए बहुत नुकसान की बात हो जाएगी। चलिए, नुकसान की बात हो जाएगी तो देखिए, तेजस्वी यादव को ध्यान रखना होगा मुसलमानों का। और यदि मुसलमानों को गच्चा देते रहे तो कहीं तेजस्वी यादव की पतंग ही न काट दे मुसलमान, इस बात का भी ध्यान रखें।
तो हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे आगे भी। आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।